नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस खबर के बारे में हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि संभव है कि पाकिस्तान में जो आज हम चर्चा करें वैसी कुछ घटनाएं आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकती हैं। जिनमें से एक घटना तो आपके सामने लिख रखी है कि शहबाज शरीफ इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन क्या इस्तीफा देने से पाकिस्तान की डूबती नैया बच जाएगी? आंसर है जी नहीं। तो फिर कौन से ऐसे विकल्प हैं जिनके आज हम चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, जिसके लिए हम चर्चा में आपको बता रहे हैं कि 3 विकल्प इस समय पाकिस्तान के पास हैं अपनी डूबती हुई, मतलब सरकार तो नहीं बचेगी, लेकिन देश की इकोनॉमी को उबारने के लिए जो तरीके लगाए जा सकते हैं, कौन सा गियर डालना पड़ेगा जिससे संभव है कि पाकिस्तान शायद आफ्टर मतलब ऐसा ना हो कि वहां पर सब लोग देश छोड़कर भागने लगे। उस परिस्थिति से पहले की स्थिति क्या है, आज के सेशन में चर्चा करेंगे पूरी तरह तार्किकता के साथ। आपको यह इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमारे विश्लेषण में जो भी चीजें हम चर्चा में आपसे लेकर आते हैं वैसी कुछ हो जाती हैं। उदाहरण के रूप में मैंने आज सुबह आपको आरएनए पढ़ाया था। हमारा जो दूसरा YouTube चैनल है आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर, वहां पर मैंने आप लोगों के लिए आज सुबह 1 घंटे 48 मिनट की पूरी एजुकेशनल क्लास ली थी। उस YouTube चैनल पर मैंने दिल्ली के बारे में आपको केस बताया था कि दिल्ली में शराब घोटाला क्या है। अगर आपने नहीं देखा है ना तो एक बार जाकर देख लेना। वैसे मैं टीम से बोलकर कल उसे एक बार कटिंग में भी डलवा दूंगा। लेकिन उस शराब घोटाले का परिणाम अभी की ताजा न्यूज यह है कि मनीष सिसोदिया ने और जो पहले जैन थे इनके स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने आपको सुबह ही पूरी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया था कि मामला बहुत गंभीर है, हल्के में नहीं ले सकते। जिस तरह के मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे उन पॉइंट्स की वैलिडिटी, हालांकि मैंने आरएनए में पढ़ाई थी, कोई आपको इशू अलग से डाला नहीं था, काट के डाल देंगे उसको अलग से, वो बात अलग है। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम आपसे कोई बात कर रहे हो तो उस ऑब्जर्वेशन को लाइटली ना लें। वो ऑब्जर्वेशन पूरी तरह से पढ़ लिख कर लिया जाता है और उसी ऑब्जर्वेशन में ये जानकारी हमने आपसे साझा की थी। खैर, अब मैं आपको एक जानकारी देता हूं जो आज की खबर का आधार बनी है। क्या जानकारी है, जरा सुनिएगा ध्यान से। आज की खबर का जो आधार बनी है वो जानकारी ये है, आपको याद होगा 17 फरवरी 2023 के दिन ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है साद मोहम्मद, इसने साद रिजवी, इस साद रिजवी नामक व्यक्ति ने अपने द्वारा पाकिस्तान की सरकार को धमकी देते हुए कहा था, क्या कहा था कि यदि आपने मेरा कहा नहीं माना तो आप लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके ऊपर मैंने सेशन किया था, आपको याद हो मैंने एक सेशन किया था कि पाकिस्तानी मदद लेकर तुर्की पहुंचे शहबाज, लेकिन बन गया मजाक। यह सेशन 18 फरवरी को किया था और उस 18 फरवरी के सेशन में मैंने मौलाना साद के द्वारा दी गई ये वाली पंक्ति जो है यह आपसे डिस्कस की थी। आप में से समटाइम्स कुछ लोग ऐसा मानते होंगे कि यार पता नहीं सर को अंदर तक की बातें पता कैसे चल जाती हैं। मैंने एजेंट्स बिठा रखे हैं अपने वहां पे। यहां पर आप देखिए, यहां पर एक लाइन पढ़िए, मौलाना साद, ये मैं ही हूं, इसी ने आपको ये वाली जानकारी दी थी कि मौलाना साद ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर अगर सरकारी मंत्री अपना खर्चा कम करें तो कुछ संभव होगा। यह कब की बात है, जब 17 फरवरी के दिन 72 घंटे का इस व्यक्ति ने अल्टीमेटम दिया था कि या तो मान जाओ नहीं तो हम दिक्कतें खड़ी कर देंगे। और मैंने इस बारे में पहले भी बताया हुआ, ये वही व्यक्ति है जो पाकिस्तान को सलाह दे चुका है कि एक हाथ में परमाणु बम रखो और एक में कुरान और फिर मांगो देखो क्या ना मिल जाए। ये वो व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में इसके कहे हुए बयानों को शायद पाकिस्तान की सरकार ने मान लिया है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, जी हां, लो जी आपको न्यूज की कटिंग दिखा देता हूं। 22 फरवरी 2023 की कटिंग है, सैलरी कट हो चुकी है। अननेसेसरी ट्रिप प्रोहिबिट एज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज अनवील ऑस्टेरिटी स्टेप, पैसा बचाने के प्लान जारी कर दिए हैं शहबाज शरीफ ने। जनाब आपको सरकारी मंत्रियों का खर्चा कम करना था, साद रिजवी ने 17 तारीख को धमकी दी थी, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 18, 19, 20, 22 तारीख की यह खबर छपी है, यानी 21 को यहां की सरकार साद रिजवी के दिए गए अल्टीमेटम की वजह से प्लान पर आ गई। शहबाज शरीफ ने कहा ठीक है हम सारी सैलरीज कट करने को तैयार हैं। उदाहरण देख लीजिए, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सरकारी खर्च में जबरदस्त कटौती करते हुए फैसला लिया और कहा कि मैं और मेरा कैबिनेट मिनिस्टर सैलरी नहीं लेंगे, तमाम केंद्रीय मंत्री बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन के बिल जेब से भरेंगे।
अरे भाई जब सैलरी नहीं लोगे तो जेब से कैसे भरोगे? बोले बहुत कमा लिया पहले, दुनिया समझ गई है कि हमने कितना रिश्वत किया था, लेकिन उस वजह से अब अपनी जेब से भरिए। शरीफ का कहना है कि मंत्रियों के पास मौजूदा लग्जरी गाड़ियां नीलाम की जाएंगी, लोग मजे ले रहे हैं ताकि नई गाड़ियां आ सकें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ब्यूरोक्रेसी के भी खर्चों में कटौती की अपील की गई है। सारे अधिकारियों, जजेस से कहा जा रहा है कि आप अपने अपने खर्चों में कटौती करें। नीलामी, गाड़ी की नीलामियां की जाएंगी, यह जानकारी है। प्रधानमंत्री शरीफ कई कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए सरकारी खर्चे में बड़ी कटौती की जाने की घोषणा करते हुए कहा कि यह खर्च में कमी के उपाय हैं जिन्हें ऑस्टेरिटी मेजर्स कहा जा रहा है। और क्या तरीके अपनाए हैं आइए बताता हूं। आप यहां पर शहबाज शरीफ के द्वारा यह ट्वीट देख सकते हैं कि हमने खर्चे बचाने के लिए जो ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर 200 बिलियन रुपए सालाना बचत होगी। यानी इनके सरकारी खर्चे इतने ज्यादा थे और इन्होंने कहा कि ये पर्सनली इसको सुपरवाइज करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस इस स्थिति तक पहुंच गया है। और जो इन्होंने कहा वो क्या है जरा देखें। पहला, कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर सैलरी नहीं लेंगे। एडवाइजर्स, स्पेशल जो इनके असिस्टेंट हैं अब वो भी तनख्वाह नहीं लेंगे। सभी बिजली, टेलीफोन, पानी, गैस के बिल जेब से भरे जाएंगे। मंत्रियों के साथ सिर्फ जरूरी स्टाफ जाएगा। सरकारी लग्जरी गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। गैर जरूरी हवाई सेवाएं बंद की जाएंगी। जरूरी होने पर इकोनॉमी क्लास से यात्राएं की जाएंगी। जरूरत होने पर सिक्योरिटी व्हीकल दिए जाएंगे। विदेश में 5 स्टार होटल में स्टे नहीं मिलेगा। ब्यूरोक्रेसी से कहा गया है कि सुबह 7:30 बजे दफ्तर पहुंचना है, जरूरत होने पर ही खुलना है। अफसर एक प्लॉट से ज्यादा प्लॉट नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो रिश्वत का पैसा वहां एडजस्ट कर देंगे। सरकारी मीटिंग में सिर्फ एक ही तरकारी डिश मिलेगी खाने के लिए, बाकी चाय बिस्किट मिलेंगे। विदेशी मेहमान आएंगे तो प्रतिबंध ना लगाए जाएं क्योंकि वो पैसा देने आएंगे। रात 8:30 बजे बाद मॉल और मार्केट बंद नहीं हुए तो बिजली काट दी जाएगी। तोशा खाना, यदि कोई हमें आकर कोई तोहफा दे गया तो उसका जो तोशा खाना है उसकी गिफ्ट की सरकारी संपत्ति के रूप में कालना होगी और उसको पूरी तरह से जनता को बताया जाएगा कि हमें यह गिफ्ट मिला है, इसे बेचकर हम ये पैसे कमा रहे हैं। यानी पूरी तरह से बर्तन बिकने के हालात, और उस स्थिति में सरकार ने यह निर्णय लेते हुए कि हम कैसे सरवाइव करेंगे जानकारी दे दी है। इतना ही नहीं, पैसे बचाने के और तरीकों में अफसर जो हैं इनकी मॉनिटरिंग करेंगे। मंत्रालय और विभाग अपने 15% के खर्चे कम करेंगे। जून 2024 तक नई कोई भी कार नहीं खरीदी जाएगी। बहुत जरूरी होने पर ही ट्रैवल किया जाएगा। सरकारी गाड़ी है तो कार का अलाउंस नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी गार्ड के व्हीकल वापस लिए जाएंगे। और मीटिंग जो है वो आजकल, जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कल से बैच शुरू कर रहा हूं, कुछ वैसे जूम मीटिंग पर मीटिंग्स ली जाएंगी। फॉरेन मिनिस्टर्स को 15% खर्च घटाने के लिए कहा गया है कि अगर हो सके तो अपनी एम्बेसीज के ऑफिसेज को बंद कर दो। आवश्यकता से अधिक स्टाफ है उसे कम कर दो। फिजूल खर्ची को सख्ती से रोक दो। ये आदेश पारित हो चुके हैं। फिलहाल इनकी हालात को जब आपने सरकारी स्तर पर सुन लिया, उसके अलावा भी सुन लीजिए। दवा बनाने के लिए जो आवश्यक सामान होता है, जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आप कहते हैं, उसके आयात के लिए पैसा नहीं है, जिस वजह से सर्जरी भी नहीं हो पा रही है। ऑपरेशन थिएटर में 2 हफ्ते की दवाएं यहां पर उपलब्ध हैं। 2 हफ्ते का स्टॉक बचा है। दवा बनाने के लिए जो आवश्यक सामान है वो इनके हॉस्पिटल में नहीं है, जिसकी वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं। असेंशियल दवाएं भी मेडिकल स्टोर से खत्म हो चुकी हैं। स्थिति इतनी खराब है कि यहां पर इंडस्ट्री के जॉब कट हो रहे हैं। लगभग 1 मिलियन टेक्सटाइल वर्कर्स जो हैं वो पूरी तरह इस घटनाक्रम से परेशान हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पूरी तरह पाकिस्तान की वर्तमान आर्थिक स्थिति का शुरुआती कुछ मिनटों के अंदर पूरा अपडेट मिल गया होगा। आप में से बहुत से लोग ये पूछेंगे कि सर ऐसी ही अपडेट आपने लगभग 6 महीने पहले श्रीलंका के बारे में दी थी और उसका मामला चौपट हो गया, अब इनके बारे में दे रहे हो। तो श्रीलंका ने निपटने के लिए क्या किया था? मैंने कहा याद करो, श्रीलंका के राजपक्षे जो ब्रदर्स थे वो तो भाग गए थे और जो अपोजिशन के विक्रम सिंघे थे उनको लेकर प्रधानमंत्री बना गए थे। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा या कुछ और तरीके अपनाए जाएंगे, आज के सेशन में बात करेंगे। आप अगर फोकस कर चुके हो अब तक की पूरी जानकारी में, तो सेना के बारे में
और आईएसआई के बारे में कोई भी जानकारी यहां नहीं दी गई है कि सेना के खर्चे कटेंगे या नहीं कटेंगे, इनके आईएसआई के जो खुफिया एजेंट हैं उनके पैसे कटेंगे या नहीं कटेंगे। ठीक है, अभी तक जानकारी नहीं है। लेकिन जब हम ये सारी जानकारी ले रहे हों, उस बीच में आपके मन में एक भाव पैदा होगा, कहीं हम तो उस दिशा में नहीं जा रहे, या दूसरा, क्या हमने भी ऐसे बुरे दिन कभी देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं। कब देखे हैं मैं आपको याद दिलाता हूं। साथियों, इंडिया ने ऐसी स्थिति 1991 में देखी थी, और उस 1991 के अंदर जब हमने परेशानी देखी थी तो हमने अपने घर का, यानी कि सरकारी खजाने में रखा हुआ जो हमारा सोना है, गोल्ड रिजर्व है, वो हमने दूसरे देशों को गिरवी रख के अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे उधार लिए थे। आर्थिक स्थितियां देशों की खराब आती हैं, उस समय की जो सरकारें होती हैं उनके द्वारा कुप्रबंधन के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन भारत ने उन स्थितियों से निपटते हुए जो कमबैक किया, ऐसे ही कमबैक की उम्मीद अब हम पाकिस्तान से करते हैं। देखना होगा पाकिस्तान में नया नरसिम्हा राव कौन होगा, देखना होगा पाकिस्तान का नया मनमोहन सिंह जी कौन होंगे। यह सब चीजें आपको आने वाले समय में देखनी होंगी। लेकिन हां, इतिहास को जानना इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य के लिए उम्मीद पैदा हो सके। और ऐसी स्थिति में भारत का इतिहास आप जरूर जानें। कहां पर? कुकू एफएम पर। क्या हुआ था जब भारत में आर्थिक संकट आया और भारत उससे कैसे निकलकर ऊपर आया। जब भारत ने अपना सोना तक गिरवी रख दिया था, वहां से निकलकर आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो भारत ने यह ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त किया है, यह कैसे हुआ, जानने के लिए हमने आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन किया है, उस पर जाइए, कुकू एफएम डाउनलोड करिए, जो कि प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। लिंक से करेंगे तो आपको सस्ते में उपलब्ध हो जाएगा। यह वो प्लेटफॉर्म है जिस पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स आपकी पसंद की सुनने के लिए उपलब्ध हैं। आज की बुक मैंने आपको रिकमेंड कर दी है। यहां पर वो सारी किताबें जिन्हें किसी ना किसी ने आपको कभी रिकमेंड किया होगा, मैक्सिमम तरीके से यहां अवेलेबल हैं। इन किताबों को पढ़ते समय आप प्रॉपर तरीके से कई फीचर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे पढ़ना नहीं, असल में सुनना है, तो ड्राइव करते समय भी सुन सकते हैं। आप लोग कभी किसी वॉक पर हैं, सोने जा रहे हैं, टाइमर लगा के आप इन्हें सुन सकते हैं। यानी एक प्रकार से आप अपने लिए टाइमिंग सेट करके ऑडियो का प्रॉपर नोट्स बना के आप इन फीचर्स का लाभ ले सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यदि मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज कर लें तो यह मासिक सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज का 50 रुपए कम होकर आपको 49 रुपीज में पड़ता है, जो कि मैकडी के एक बर्गर से भी कम की कॉस्ट पर है। यानी आपको एक बर्गर की कीमत में पूरे महीने भर के लिए 10,000 ऑडियो बुक्स सुनने का ऑफर मिलता है। दिए गए लिंक पर कमेंट बॉक्स में जो हमने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप कुकू एफएम डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप अपने लिए एक महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 49 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। यह पहले महीने के लिए ही अवेलेबल है। 2.3 मिलियन एक्टिव यूजर्स इसे फिलहाल यूज कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी इंडिया में कितनी वास्ट एक्सेप्टेंस है। आप भी इसका इस्तेमाल करें। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान के वर्तमान हालात से निपटने के लिए क्या ऑप्शंस हैं जो हो सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान पर फिलहाल विदेशी कर्ज $100 बिलियन से अधिक हो चुका है। महंगाई 40% का आंकड़ा क्रॉस कर गई है। आईएमएफ ने कर्ज देने से इनकार कर रखा है। आईएमएफ का सिंपल सा कहना यह है कि मैं कर्ज तो कल दे दूं आपको, लेकिन मुझे यह गारंटी चाहिए कि अगर आपको कर्ज दिया तो आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। शर्तें मानते मानते आपकी सरकार गिर गई तो आने वाली सरकार यह शर्तें पूरी करेगी, यह आप मुझे अश्योरेंस दो। मतलब समझना, आपको फिर यह कहानी समझ में आएगी। आपको याद होगा फरवरी के शुरुआती वीक में यहां 10 दिन के लिए आईएमएफ की टीम आई थी। वो आईएमएफ की टीम शहबाज शरीफ सरकार से बात करके लौट गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि जाके बताएंगे कि हमने क्या सोचा। उन्होंने बताया वहां पहुंचकर अमेरिका में कि देखो, हमें आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोन की वसूली कैसे हो पहले यह आश्वस्त करना चाहेंगे। लोन की वसूली के लिए आपको अपने खर्चे कटौती करने पड़ेंगे और टैक्सेशन बढ़ाने पड़ेंगे। टैक्सेशन बढ़ाते बढ़ाते जो भी सरकार टैक्स बढ़ाएगी उसे जनता का विरोध सहन करना पड़ेगा। जनता का विरोध, उदाहरण के लिए शहबाज शरीफ सरकार अगर टैक्स बढ़ा दे तो साहब उनके विरोध में इमरान खान उतर के सामने आ जाएंगे और वो आकर के वहां की सरकार को गिरा देंगे। अगर सरकार पलट गई तो भविष्य में जो सरकार बनेगी वो आईएमएफ की शर्तें माने या ना माने, इसकी मुझे लिखित में गारंटी दो।
अब मुझे यह बताओ कि कोई गारंटी दे कैसे सकता है? आईएमएफ ने जो इनके सामने अगली पजल रख दी है, शहबाज शरीफ ने पेट्रोल महंगा कर दिया, इन्होंने टैक्सेशन लगा लिए, खुद के खर्चे कम कर दिए, मरण इस बात पर हो गया कि पहले गारंटी दो कि अगली सरकार जो बनेगी वो भी मेरी बातें मान लेगी। यार कोई कैसे दे सकता है? पाकिस्तान में तो यही नहीं पता अगली सरकार सेना की होगी कि इमरान खान की होगी कि साद रिजवी की होगी, किसकी होगी पता ही नहीं है किसी को। ऐसी स्थिति में मामला टालम टोल में अटक गया। अब अटक गया तो फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि आईएमएफ ने पैसा नहीं दिया तो क्या होगा? भाई साहब दिवालिया होंगे, लेकिन दिवालिया होंगे, उस दिवालिया होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज आ जाता है यहां के वित्त मंत्री का कि भाई हम कुछ दिन डूबने से और बच गए। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चीन के द्वारा $700 मिलियन का कर्जा मिल गया है। हम कुछ दिन अपने फॉरेक्स को और धकेल पाएंगे, हम तब तक आईएमएफ की शर्तों की पालना कर पाएंगे। आप यहां खबर देख सकते हैं, 24 फरवरी को इन्होंने खुशी जाहिर कर दी कि हमें चीन की तरफ से $700 मिलियन का लोन मिल गया है। लोन की शर्तें क्या हैं ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हां इससे कम से कम हम आईएमएफ की शर्तों की पालना, जिसमें हमें $6.5 बिलियन का लोन मिलने का रास्ता है, वो थोड़े दिन के लिए और आगे तक खिसक गया है। हम दिवालिया होने से कुछ दिन बच गए हैं। ऐसी स्थिति में इनके कई और पड़ोसी मित्र, जैसे ईरान ने भी कहा है कि आप मुझसे व्यापार कर लो, उज्बेकिस्तान ने भी कहा है कि चिंता मत करो मैं इन्वेस्टमेंट लाऊंगा, ये सब दिलासा देने वाले लोग इनके आसपास आ रहे हैं। फिलहाल यहां पर जितनी भी स्थितियां हो रही हैं उनमें सबसे बड़ी स्थिति यह है कि पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है। अब खजाना खाली हो, सरकार को आईएमएफ का इंतजार हो, आईएमएफ ने शर्तें बिगाड़ रखी हो, तो ऑप्शंस क्या हो इन पर चर्चा होना अब लाजमी है। सबसे पहली ऑप्शन है, और वो विकल्प क्या है वो मैंने आपको बता दिए। यहां पर सारी की सारी स्थिति पॉलिटिकल गारंटी पर आकर टिकी हुई है। इंटरेस्टिंग बात देखें अब आप, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक पाकिस्तान में कभी भी कोई भी सरकार 5 साल पूरा नहीं कर पाई। आप सिविलियंस को अगर देखें तो 5 साल कभी भी पूरे नहीं हुए, 5 साल पूरे नहीं हुए, और हर बार यहां तख्ता पलट होकर सेना आ गई है। इस बार पाकिस्तान में एक नया नजारा देखने को मिल रहा है। नया नजारा क्या? पाकिस्तान में सेना एकदम चुप्पी मार के बैठी है। आपको याद होंगे ये बाजवा हैं, पूर्व आर्मी चीफ हैं, ये पूरी तरह चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? कि भाई खराब हालत में अगर देश की कमान संभाल ली तो जनता अभी जो सरकार विरोधी हो रखी है या इमरान खान समर्थक हो रखी है, वो सेना की विरोधी हो जाएगी। और पाकिस्तान में सेना सब कुछ है। सेना अपनी इमेज को लेकर ऑलरेडी इतना कंसर्न है कि भाई कुछ भी हो जाए सरकार लेने की मंशा जाहिर नहीं करनी है। भाई साहब ये स्थिति पाकिस्तान में पहली बार बनती दिख रही है। अदरवाइज यहां पर लोकतंत्र के फेल होते ही सेना के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है। आप यहां पर सेना के द्वारा बैठे हुए जनरल्स को देख सकते हैं समय समय पर, लेकिन इस बार यहां सेना चुपचाप बैठी है। और तो और जो आईएसआई के चीफ हैं आसिम मुनीर, वो भी इन दिनों सांसदों के और विधायकों के संपर्क में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि संपर्क में आने का मतलब है कि पैसा दो। वो कह रहे तनख्वाही नहीं आ रही, पैसा कहां से दें? तो भाई साहब इनकी भी एकदम चुप्पी है, यानी आईएसआई चुप मार के बैठी है, सेना चुप मार के बैठी है। अब जो चल रहा है वो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। पॉलिटिकल ड्रामा के अंदर यहां के जो न्यूज चैनल्स हैं उनके बीच में एक चर्चा छिड़ना शुरू हो गई है। चर्चा छिड़ना क्या शुरू हुई है? यहां के प्रॉपर न्यूज चैनल्स अब विकल्प सुझा रहे हैं आंतरिक सूत्रों से खबरें निकाल करके कि क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल हैं यदि पाकिस्तान की सरकार शहबाज शरीफ की कंटिन्यू ना करे। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन क्या है? तो सबसे पहले ऑप्शंस के अंदर निकलकर आता है कि तीनों पार्टी मिलकर के एक सरकार बनाए। तीनों पार्टी बोले तो ऑल पार्टी गवर्नमेंट बने। ऑल पार्टी गवर्नमेंट का मतलब हुआ नेशनल गवर्नमेंट बन जाए। यह कैसे होता है? देखिए क्या होता है, अगर आपको याद हो तो जब भारत आजाद हो रहा था, हमारा दुश्मन अंग्रेज थे। अंग्रेज तो हमने भगा दिए। हम अपने देश के अंदर जितने भी राजनीतिक सक्रिय दल थे उन सब ने मिलकर के एक संविधान की रचना करी और देश चलाना शुरू किया। जब देश चलाना हुआ शुरू, उसके बाद में जब देश पटरी पर आ गया तो फिर सरकार से कुछ दल अलग होकर विपक्ष में बैठना शुरू हो गए। यहां पर फिर से शुरू करने की बात की जा रही है कि चलो रीस्टार्ट का बटन दबाते हैं। रीस्टार्ट का बटन कैसे दबाएं? बोले सबसे पहले जितने भी पक्ष हैं,
कौन से पक्ष? जो सत्ता के दावेदार हैं, चाहे फिर वो इमरान खान हो, चाहे साद रिजवी हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, ये सब एक बार टेबल पर बैठे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं जिस पर सभी पार्टियों से जो लोग मंत्री बनकर आए वो दस्तखत करें और ये कहें कि इस समय इस देश को परेशानी से निकालने के लिए हम सब एक से साथ काम करेंगे और 2 साल तक कोई भी सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं होगा। सारे देश की पार्टियां एक साथ मिलकर पहले देश को संकट से उबारेंगी और जब 2 साल तक उबार लेंगे, जब पूरी तरह से इस खतरे की घंटी को पार कर जाएंगे, उसके बाद जनरल इलेक्शन करा लेंगे। यह कहना है ऑप्शंस में जनता के द्वारा और आंतरिक गलियारों के अंदर कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। यह ऑप्शन फिलहाल श्रीलंका ने अपनाया था, इसलिए यह सुर्खियों में है। अच्छा, लेकिन क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? इसके पीछे तर्क जान लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि तालिबान जैसी जो पड़ोसी हैं इनके, वो इमरान खान का पहले ही समर्थन नहीं करते कि वो व्यक्ति पार्टी में नहीं बैठे। दूसरा, इमरान खान जो हैं वो इस समय ऑलरेडी तोशाखाना विवाद के चलते गिरफ्तारियों के करीब पहुंच चुके हैं, अरेस्ट वारंट निकल चुका है। तब ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी कैसे कॉमन पॉइंट एजेंडा पर निकल कर आएगी? ऐसी स्थिति में संभावनाएं मिनिमम व्यक्त की जाती हैं कि ये लोग तीनों एक साथ मंच पर बैठ जाएं। ये संभव नहीं है, क्योंकि असल मायने में सत्ता पक्ष में रहते हुए अपने आप के काम को दिखाना यह एक उपलब्धि होती है और विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष की बुराई करना यह एक उपलब्धि होती है। सब लोग एक हो जाएंगे तो जज कैसे करोगे? इसलिए यह चीज संभव लग नहीं रही है। दूसरी जो चीज है जिस पर सबसे ज्यादा इन दिनों चर्चा हो रही है वो है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। अब यह क्या होता है मैं आपको बताता हूं। साथियों, आप सब अच्छे से इस बात को जानते हैं। आज अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं या बहुत से ऐसे सेना के अधिकारी, खुफिया विभाग के अधिकारी हैं जिन्होंने देश में बड़ी की पोजीशंस को होल्ड किया हुआ है। उदाहरण के लिए डॉक्टर एस जयशंकर देख लीजिए, जिन्होंने जब से विदेश मंत्रालय संभाला तब से विदेश मंत्रालय की अलग ही साख हो गई है। ठीक इसी तरह से अश्विनी वैष्णव जी को देख लीजिए, जो कि अपने आप में एक आईएएस अधिकारी रहे हैं और उनके काम करने के अंदाज से रेलवे जो है वो हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। सरकार के भी अगर आप करीब से देखें तो आप देखेंगे कि डोभाल साहब जो हैं वो बहुत सारे रणनीतिक निर्णय लेने में प्रधानमंत्री के बहुत करीब रहते हैं। तो यहां पर एक विकल्प सुझाया जा रहा है कि देश के जो भी अच्छे अधिकारी हैं, सेना के ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो आला दर्जे के अच्छे ऑफिसर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मिलकर के एक गवर्नमेंट बनाई जाए जिसे टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कहा जाए और यह गवर्नमेंट पूरी तरह से जिम्मेदारियों से रहित हो और इन्हें यह काम दे दिया जाए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, असल मायने में हम जब भी सरकारें चलती हुई देखते हैं, चाहे किसी भी देश की सरकार हो, सरकार में लोकतंत्र का चेहरा तो नेता होता है, लेकिन पॉलिसी बनाने वाला एक ब्यूरोक्रेट होता है, एक अधिकारी होता है। पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाने वाला, देखिए राजनेता जो है ना वो जनता की मांग लेके आता है और अधिकारी को बताता है कि ऐसी चीज बना के दो जिससे जनता का अधिकतम लाभ हो। फिलहाल के लिए यह कहा जा रहा है कि राजनेता को फिलहाल के लिए बाईपास कर दो और राजनेताओं को साइड में करके टॉप ब्यूरोक्रेट्स और एक्सपर्ट्स की मदद से सरकार बनाओ और उस सरकार के पास में जो काम हो वो देश की इकोनॉमी के सुधार के हो। 2 साल तक वो इकोनॉमी को बेस्ट करके दे और फिर अपने अपने लेवल पर चुनाव करा लें। ऐसी स्थिति में डिफेंस और मिलिट्री पहले की तरह काम करती रहे। लेकिन क्या यह संभव है और क्या किसी देश में ऐसा कभी हुआ है? जी हां, जब डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री बने थे तो अखबारों की सुर्खियां ही यही थी, द टेक्नोक्रेट who made a surprise entry in Modi 2.0, यानी नो योर मिनिस्टर एस जयशंकर, जिन्हें टेक्नोक्रेट कहके, जिन्हें अपने फील्ड में महारत हासिल थी, जो विदेश विभाग में लंबे समय तक कार्यरत रहे और उन्हें ही विदेश मंत्री का पद संभला दिया। ऐसी स्थिति अगर पाकिस्तान के साथ हो जाए तो शायद इनके यहां के जो अनपढ़ प्रकार के नेता हैं, जो जाकर के यूएनजीए जैसी गरिमा में पूर्ण जगह पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपनी और बेइज्जती करवा के आ जाते हैं,
उनसे बेहतर स्थिति में यहां के अधिकारी होंगे जो कि पाकिस्तान की इमेज और साख को बरकरार रखने में कामयाब होंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? आज अगर हमारे देश में भी ये अगर विदेश मंत्री हैं या अश्विनी वैष्णव जी जो है रेल मंत्री हैं या और भी जैसे पेट्रोलियम मंत्री जो पुरी साहब हैं, ये तब वो भी आईएएस ऑफिसर हैं, ये संभव कब हुआ? जब देश ने जनमत को बहुमत के रूप में दिया, किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी दी ताकि वो डिसीजन ले सके। इनके देश में फिलहाल ऐसी हैंग असेंबली है, कोई भी अगर बोल दे, जरदारी बोल दे कि मैं तो चला, भुट्टो बोल दे कि मैं तो चला तो सरकार वैसे ही धड़ाम हो जाएगी। तो ऐसी जो गठबंधन से बनी हुई पाकिस्तान की सरकारें हैं, ये ऐसे डिसीजंस ले नहीं पाएंगी। ऐसी स्थिति में ये उम्मीद करना कि इनके यहां टेक्नोक्रेट आएंगे और पाकिस्तान के दिन संभालेंगे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन ये विकल्प है। अगर पाकिस्तानी इस न्यूज को देख रहे हो तो शायद वो भी समझ पाए कि उनके देश को बचने के अभी भी चांसेस हैं। हमारे देश को 1991 के अंदर मनमोहन सिंह जी जो कि उस समय आरबीआई के गवर्नर थे, फिर वित्त मंत्री बने थे, उन्होंने ही देश को उस समय की आर्थिक स्थितियों से उबारा था। यानी देश को ऐसे संकट से उबारने में एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति का योगदान था भारत को उबारने में। इनके यहां राजनीति से हटकर टेक्नोक्रेट्स को पद संभालने होंगे। संभव है कि पाकिस्तान अपनी खराब स्थिति से बाहर निकल कर आ जाए। लेकिन यहां पर जो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के नेता हैं, फवाद जो भी है, ये इसका क्या कहना है कि आहा ऐसा कैसे हो सकता है, 2.5 साल के लिए फिर मेरी तो राजनीति खत्म हो जाएगी, लोग मुझे भूल जाएंगे। ऐसी स्थिति में इसे टेक्नोक्रेट समझ में ही नहीं आया। इसका चेहरा देख करके आप मीम बना सकते हैं, ये कैसा डाउट था। तो ये बात इसके ऊपर से निकल गई। टेक्नोक्रेट होता क्या पहले ये बताओ। ये अटक गया बेचारा अपनी जगह पर। ठीक है साहब, ऐसी स्थिति में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है। ऐसे इनके वर्तमान में जो मंत्री हैं वो खुद मानते हैं कि साहब ना हो पाएगा हमसे ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी। फिर तीसरी चीज क्या है? सेना को बुलाइए और कहिए कि संभालिए, तोहफा कबूल करिए। तो ऐसी स्थिति में इनके यहां पर इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जाए और मार्शल लॉ ले आया जाए। मार्शल लॉ के अंदर क्या हो, जितने भी सैनिक हैं वो सरकार चलाने का काम करें, रिटायर्ड फौजियों को हुकूमत सौंप दी जाए और इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाकर जितने भी खर्चे हैं उन्हें कंट्रोल कर दिया जाए। पूरे देश के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी बंद कर दी जाए। लगभग ऐसा ही इस समय पाकिस्तान में हो भी रहा है। बस मिलिट्री ने अपने हाथ में शासन नहीं लिया है, इकोनॉमिक इमरजेंसी इनडायरेक्टली लग चुकी है। जैसे मंत्रियों ने अपनी तनख्वाहें लेने से कमी कर दी है, सरकारी खर्चे कम कर दिए गए हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद हो जाएं। क्या यह संभव है? आंसर है जी हां, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चुनाव होने थे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दायर किया है कि सर हम माफी चाहते हैं, हम चुनाव नहीं करा पाएंगे क्योंकि चुनाव में 100 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और वो खर्चा देने की स्थिति केंद्र सरकार के पास फिलहाल नहीं है। आपको यह स्थिति मजाक लगती होगी। विचार करिए, आज इंडिया में इस साल 9 राज्यों के चुनाव होने हैं। 9 राज्यों के चुनाव में पैसे खर्च होते हैं जो सरकारें पे करती हैं। ऐसी स्थिति में अगर सरकार मना कर दे कि हमारे पास पैसा नहीं है तो लोकतंत्र के हालात क्या होंगे? चुनाव नहीं हो पाएंगे। एग्जैक्टली इनके यहां स्थिति यही हुई है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर यहां पर क्या कहा गया है, पंजाब और एक खैबर पख्तूनवा करके जगह है, वहां चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब एक और स्थिति यहां पर यह है कि अगर मार्शल लॉ ले आए तो पाकिस्तान के सारे अरमानों पर पानी फिर जाएगा। जैसे आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक हैं वो ऑलरेडी ये कहती हैं कि केवल लोकतंत्र रहेगा तो हम लोन देंगे। आपने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बिठा दिया तो हमारी तो लोकतंत्र की कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, तो हम वैसे ही भाग जाएंगे। कुल मिलाकर स्थितियां ये हैं कि अब यहां की सेना भी नहीं चाहती कि डूबती नाव की सवारी की जाए, तो इसीलिए बाजवा ने ऑलरेडी अपने आप को साइड में किया हुआ है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के सामने विकल्प तो 3 हैं, लेकिन इन पर कदम कौन बढ़ाए, यहां की राजनीतिक सूझबूझ ही शायद इन्हें इस स्थिति से निपटने की तरफ ले जा सकती है। फिर आप कहेंगे यहां की राजनीतिक पार्टियां चाहती क्या हैं? इमरान खान की पार्टी जो पीटीआई है उनका कहना है कि हमें फौज से बात करनी चाहिए। अब इमरान खान फौज की आड़ में, क्योंकि फौज को पहले खूब गालियां दे चुके हैं, लेकिन उन्हीं की आड़ में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के बाद शहबाज शरीफ क्या चाहते हैं
ये अपने भैया जो पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ, उनको लाके प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और तीसरे व्यक्ति हैं जरदारी, जो कि पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, जिसके नाव में ज्यादा भीड़ होती है ये वहीं जाकर बैठते हैं। इनके बारे में किसी को पता नहीं है, ये बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में स्थितियां तीनों ही अपने पक्ष में प्रधानमंत्री के लेकर चल रहे हैं, और जब तीनों ही लोग एक रथ में 3 घोड़े लगे हों और तीनों अलग अलग दिशा में भाग रहे हों, तो साद रिजवी जैसे लोगों की बल्ले बल्ले हो जाती है और वही लोग नकेल डालकर घोड़ा चलाते हैं। स्थितियां इनकी एकदम फटी हालत में है। चुनाव पहले ही होल्ड पर डाल दिए गए हैं, क्योंकि चुनाव कराने के लिए पैसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि खैबर पख्तूनवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव नहीं करा पाएंगे, क्योंकि 100 करोड़ रुपए हमारे पास खर्च करने के लिए सरकार देने से इनकार कर चुकी है। अब एक विकल्प इनके पास जो है वो ये कि अगर पाकिस्तान आईएमएफ के द्वारा प्रपोज किया हुआ 25% या तो जीएसटी इंपोज करे हर वस्तु के ऊपर, या डिफेंस पर स्पेंडिंग कम करे, फौज पर स्पेंडिंग कम करे, तो पाकिस्तान की शायद कोई सीधी आ सकती है। यह वो चौथा विकल्प है जिसमें कि पाकिस्तान गलती से भी नहीं फंसेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी तो सेना ही चलाती है, वहां पर सेना ही मॉल चलाती है तो सड़कें भी वही चलाती है। ऐसी स्थिति में सेना के खर्चे को कम करने के लिए वही बात है, शेर के गले में घंटी कौन बांधे, और इनके यहां तो पहले भी शेर पागल हो रखा है। ऐसी स्थिति में यह स्थिति इनके लिए बड़ी घातक है। खैर, इनकी स्थिति इनको मुबारक। हमने चर्चा इसलिए कर ली क्योंकि चर्चा करना बेहतर होता है, आप अपने यहां पर होती हुई स्थितियों को उससे रिजेंबल कर लेते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आ गई हो। भारत की स्थिति जो रही थी उसके लिए मैंने आपको एक लिंक दिया है कमेंट बॉक्स में, वहां जाइए और बढ़िया से 1991 की किताब सुन लीजिए, यूज करिए मेरा रेफरल कोड अंकित 50। मेरे प्यारे साथियों, हमारा एप्लीकेशन जिसका नाम है आरएनए बाय अंकित अवस्थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर कल से हमारी पेड क्लासेस शुरू हो रही हैं। पेड क्लासेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ाई जाएंगी। आप वहां जाकर अपनी क्लासेस पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने अपना समय निकालकर शेड्यूल बना लिया है, शाम 8:30 से 9:30 इसी तरह बोर्ड से क्लासेस ली जाएंगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्लासेस शुरू हो रही हैं, आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। जिन्होंने अनअकैडमी से पहले सब्सक्रिप्शन लिए हुए थे उनका पैसा हमने रिफंड करा दिया है। जिनको दिक्कत आ रही है, लगातार कॉल सेंटर हमारे काम कर रहे हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा रोजाना सुबह आप लोगों के लिए 9 बजे हमारी क्लासेस रियल न्यूज एंड एनालिसिस हमारे नए चैनल आरएनए बाय अंकित अवस्थी पर हो रही हैं, जो पूरी तरह से एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आप समय निकालकर देख सकते हैं। इन्हीं में हमने एक सेशन कल कराया था, जिसे मैं आज आप लोगों के लिए काट कर डाल रहा हूं, कटवाकर वीडियो डाल रहा हूं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि एक ऐसी फिल्म जिसके ट्रेलर के आउट होते ही बायकॉट जर्मनी के नारे लगने लग गए, भारत के अंदर ट्रेंड कर गया बायकॉट जर्मनी। जानिएगा, बड़ी अच्छी इसके अंदर हमने एक फिल्म का विश्लेषण किया है। आपको आज ही आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां ये मिल जाएगी। ये हमारा एप्लीकेशन है, आप वहां जाकर के मात्र 1999 में पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, यदि आप स्टेट, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स को प्योर डिटेल के साथ, पूरी पीडीएफ के साथ पढ़ पाएंगे। बहुत अच्छे से सेशन यहां पर कवर कराया जाएगा, पूरी तरह बाइलैंग्वेज होगा, इवनिंग 8:30 होगा, मंडे टू फ्राइडे होगा, और आपको यह उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी जाइए और अपने लिए कोर्स बुक करा लीजिए। कल से क्लासेस शुरू होंगी, क्लासेस लाइव भी रहेंगी, और अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।